हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपको बोर्ड के साथ साथ जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आप लोग का हेडिंग हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में लिखिए स्टेटमेंट, एन इक्वेशन of the form a1x1 plus a2x2 plus a3x3 plus dot 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 plus anxn बराबर b, where जहां पे आपको a1 a2 a3 dot 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 an b belongs to capital R and x1 comma x2 comma x3 dot 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 xn are unknowns is called linear equation of n unknowns। बच्चे सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए। एन इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है, किस फॉर्म में? तो a1x प्लस a2x प्लस a3x प्लस डॉट 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 anx बराबर b के फॉर्म में, जहां पे आपको a1 से लेके an तक और b कोई रियल नंबर है और आपको x1 से लेके xn तक क्या है? तो अननोन है। आप इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, x1 से लेके xn तक आपका वेरिएबल भी रहता है, तो ये अननोन रहेगा। तब हम इस टाइप के इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। कितने ऑर्डर का? तो हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि n ऑर्डर, कहने का मतलब n अननोन का। अब चलिए हम इसमें एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 4। अब जैसा कि बच्चों आपसे पूछा गया कि इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सब बच्चे जान रहे हैं कि ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये? तो इज ए लीनियर इक्वेशन। और अगर हम आपसे पूछे कि कितने अननोन हैं इसमें, तो आप लोग जो अभी तक 10th तक पढ़े हुए हैं उस बेस पे आप क्लियरली बोलिएगा कि सर यहाँ पे x और y क्या है? तो अननोन है। तो इज अ लीनियर इक्वेशन और टू अननोन्स, यहाँ पे आपको दो अननोन मिलेंगे। अब जैसे कि बच्चे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर आपका गिवन है कि x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 7, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या चीज है, तो आप बोलिएगा कि सर ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें कितने अननोन हो जाएंगे? तो 3 अननोन हो जाएंगे। तो इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 अननोन्स। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो इसी पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग हो जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपके लिए एकदम नया चीज है और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस लीनियर इनइक्वालिटी टॉपिक में कर रखा है, तो आप इसको थोड़ा बहुत जानते भी होंगे और आज अच्छे तरीके से टोटली जानेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट आप लिख लीजिए कि n लीनियर इक्वेशंस इन n unknown forms is,
यानी कि यहाँ पे आपको कितने लीनियर इक्वेशन लिखने हैं, तो n लीनियर इक्वेशन। उसमें कितना अननोन रहेगा, तो n अननोन रहेगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि a11 के साथ x1 प्लस a12 के साथ x2 प्लस a13 के साथ में x3, और ये आपको a1n के साथ में xn बराबर अगर b1 दिया हुआ है। फिर ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ और इसमें कितने अननोन हैं, तो n अननोन है, x1 से लेके xn तक। अब अगर यहीं पे एक और लीनियर इक्वेशन लिखे, a21 x1, a22 x2, a23 x3, और यूं ही चलते चलते लास्टली a2n xn, और ये बराबर हो गया आपको b2 के। फिर हम लोग थर्ड लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 और a3n xn बराबर b3। ये आपको तीसरा लीनियर इक्वेशन हुआ। इसमें भी कितने अननोन हैं, तो n अननोन है। और यूं ही चलते चलते हम लोग अगर n हुआ तो an1 के साथ में x1, an2 के साथ में x2, an3 के साथ में x3, और यही चीज आपका चलते चलते an के साथ में xn बराबर bn गिवन है। तो यहाँ पे ये आपको कितने लीनियर इक्वेशन हो गए, तो n लीनियर इक्वेशन हो गए। कितने अननोन है इसमें, तो n अननोन है। जो चीज यहाँ पे अननोन है वो है हमारा x1 x2 x3 से लेके xn तक, और जो चीज हमें यहाँ पे नोन है यानी कि a11 a12 a13 से लेके a1n, और इसी तरीके से टोटल का टोटल जो x1 x2 x3 के साथ में लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ अननोन्स। और ये जो आपका b1 b2 b3 से लेके bn तक है, तो ये टोटल का टोटल चीज क्या हो गया, तो लीनियर इक्वेशन, सॉरी b1 b2 b3 से लेके bn तक, ये टोटल चीज क्या हो गया, तो रियल नंबर हो गया, जो कि हमें गिवन रहेगा। तो इसी टोटल इक्वेशन को अगर हम एक जगह कलेक्ट करके लिख दिए तो हम बोलेंगे कि ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और कितने अननोन का, तो n अननोन का। इसके आगे आप लोग नोट कीजिए, इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन n अननोन्स। अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल यही देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि एग्जाम्पल क्या, अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले 2x प्लस 3y बराबर 4 और x माइनस y बराबर -2, तो इसमें कितने लीनियर इक्वेशन है, तो 2, और कितने अननोन है, तो 2। तो इसको हम लोग बोलेंगे इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन्स। और यहां पे कितने अननोन्स होंगे आपको, तो 2 अननोन होंगे। अब यहीं पे एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, 2x प्लस 3y प्लस z बराबर 9। अगर ये 3 इक्वेशन दिया है, अब इसमें अननोन कितने हैं, तो 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कितने अननोन, तो 3 अननोन। यानी कि यहां पे आपको लीनियर इक्वेशन कितने अननोन का मिल जाएगा, तो 3 अननोन का। तो यही होता है आपको लीनियर इक्वेशन, और यही होता है आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसके बेस्ड आज का लेक्चर आपका होने वाला है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग नोट करेंगे सम डेफिनेशन, सम डेफिनेशन।
इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए सम डेफिनेशन में, ए सिस्टम ऑफ linear equation is said to be homogeneous if b1 b2 b3 dot 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 bn all are जी। इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको जस्ट बताए हैं, लिखवाए हैं, उसमें अगर राइट साइड यानी इक्वल के बाद जो b1 से लेके bn तक रियल नंबर दिया हुआ है वो टोटल का टोटल अगर जीरो के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसी में सेकंड पॉइंट अगर आपसे पूछ दे नॉन होमोजीनियस, तो अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, a system of linear equation is said to be non-homogeneous if b1, b2, b3 dot 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 bn are not all zero। अगर उन सब में से कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए यानी कि जीरो के बराबर ना हो, तो उस टाइप के ही इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट लिखिए, ए सिस्टम इज सेड टू बी consistent if it has at least one solution। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड हमारा अधिकतर क्वेश्चन आता है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी भी सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। कब कहेंगे कंसिस्टेंट, जब इसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो। कम से कम क्या हो, एक सॉल्यूशन हो। कम से कम एक सॉल्यूशन का मतलब अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। कंसिस्टेंट में आपको दो तरह के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक डिटरमिनेट, डिटरमिनेट का मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग जान रहे हैं कि जहां पे वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो तो उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वो हो गया आपको डिटरमिनेट वाला केस। और दूसरा हो गया इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट मतलब हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जब किसी इक्वेशन में लाखों करोड़ों यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे तो कंसिस्टेंट ही, लेकिन कंसिस्टेंट में भी वो एक डिफरेंट टाइप का हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे इनडिटरमिनेट। और अगर सिर्फ एक सॉल्यूशन हो यानी कि वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेट। अब नेक्स्ट फोर्थ कंसेप्ट लिखिए, अ सिस्टम is said to be inconsistent if it has no solution। अगर किसी सिस्टम में एक भी सॉल्यूशन ना हो,
एक भी सॉल्यूशन ना हो, तो उस टाइप के इक्वेशन यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये कैसे होगा कि एक भी सॉल्यूशन ना हो, एक एग्जांपल देके दिखाइए। तो देखिए बच्चे, अगर आपसे बोला जाए कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, अब आपसे हम पूछे कि इन दोनों जो लीनियर इक्वेशन से कितने सॉल्यूशन संभव है, तो बताइए आप क्या होगा कि x और y को जोड़ के 7 भी हमें चाहिए और x और y को जोड़ के हमें 4 भी चाहिए, तो क्या यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन संभव है? नो। तो यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि दो चीज को जोड़ के 7 भी आए और 4 भी आए। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। लिखेंगे यहाँ हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, और सॉल्यूशन नहीं है इस वजह से हम इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको डिटरमिनेंट में भी काम आता है और मैट्रिक्स में भी काम आता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ a system of linear equation। A system of linear equation by using matrix method। बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसको सबसे पहले आप बढ़िया से समझिए कि अगर मान लीजिए आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे मैट्रिक्स मेथड का यूज करके वहां से सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले कंसीडर द इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे कि मानते हैं कि a1x मान लीजिए प्लस b1y मान लीजिए प्लस c1z बराबर d1। ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया जिसमें x, y और z अननोन है। a1, b1, c1 और d1 हमारा कोई भी रियल नंबर यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से एक और लीनियर इक्वेशन a2x, b2y, c2z बराबर d2, और इसी तरीके से एक और लीनियर इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो ये आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। कितने अननोन का? तो 3 अननोन का, और यहां से हमें फाइंड करना है आपको x, y और z का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो चलिए हम इस चीज को पहले मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं। तो इसी चीज को हम मैट्रिक्स में इस तरीके से लिखते हैं, यहां जो a1x प्लस b1y प्लस c1z होगा ये बराबर हो जाएगा किसके? तो d1 के। और यहां पे आप नोट कर दीजिएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z, ये हो जाएगा आपको d2 के बराबर। फिर ये हो जाएगा आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z, ये बराबर हो जाएगा d3 के। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि हाँ दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा तो यही तो स्टेटमेंट आएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज को इस तरीके से अरेंज करेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और यहां आपका हो जाएगा x y z, और यहां हो गया आपका d1 d2 d3। फिर आप बोलेगा सर ये कैसे? तो देखिए बच्चे, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में तो सबको आता है ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब इन दोनों को कीजिएगा तो यही चीज फॉर्म होगा। इसका मतलब इस चीज को हम ये दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम यहां से हमें पता है कि हमें x, y और z का वैल्यू चाहिए,
क्या किस चीज का वैल्यू चाहिए, एक्स वाई और जेड का। हम क्या करते हैं, इस पार्ट को ए मान लेते हैं, इस टोटल पार्ट को हम लोग एक्स मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी। यानी कि यहां जो आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया, इक्वेशन बन गया, वो बन गया ए एक्स बराबर बी। और यहां से हमें वैल्यू किसका चाहिए, तो हमें यहां से वैल्यू चाहिए एक्स का, क्योंकि एक्स ही तो आपका एक्स वाई और जेड है। एक्स एक मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम किए हैं, तो एक्स वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए इनवर्स ए के साथ में एक्स बराबर ए इनवर्स के साथ में बी। यानी कि आप सबको पता है कि ए इनवर्स और ए जब भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, तो आई के। तो यही चीज हो गया आपका आई इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। और यहां से आई जब एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। यानी कि आपका जो एक्स का वैल्यू हो गया वो हो गया आपका ए इनवर्स इंटू बी। अब सवाल उठता है कि ये ए इनवर्स क्या है, तो ए इनवर्स आपका ये हो जाएगा, ये मैट्रिक्स जो आपका बन रहा है ना, जो कि किसके हेल्प से, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो आपका अननोन क्वांटिटी यहाँ एक्स वाई जेड है उसके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा, तो ए। और इक्वल के बाद, बराबर के बाद जो आपका कांस्टेंट टर्म स्केलर क्वांटिटी d1 d2 d3 यहाँ पे है, वो किसका काम करना है, तो मैट्रिक्स बी का। और ए जैसे ही आपको मैट्रिक्स पता है तो आप क्या कीजिएगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। कौन सा वाला, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला तरीका तो यहाँ हम निकालेंगे नहीं, वो सिर्फ बोर्ड में यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और ये हो गया बी। तो ये तो आपका हो गया ए इनवर्स का फाइंड करने का तरीका। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एक्स। तो आपका जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में मल्टीप्लाई होगा बी। तो इसी तरीके से हम लोग एक्स वाई जेड यानी कि एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, यानी कि किस किस तरीके का इक्वेशन यहां रहेगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब इसमें जैसा कि आपको अभी हम जस्ट बताए हैं, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, तो फिर से हम दोहरा देते हैं। अगर इक्वल के बाद का टोटल एलिमेंट, सॉरी टोटल का टोटल स्केलर क्वांटिटी जो दिया हुआ है, जो कि रियल नंबर हम बोले हुए थे, वो अगर 0 के बराबर हो जाए तो होमोजीनियस, और 0 के बराबर नहीं हो तो नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे हम लोगों का 2 केस बनेगा। तो पहला केस में हम लोग हेडिंग देंगे when system of equation is non-homogeneous। यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस के लिए। इस नॉन होमोजीनियस में भी आपको 3 केस आएगा। पहला पॉइंट, इसमें लिखी लेते, ए में आप सबसे पहले लिखिए कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए पॉइंट में लिखिए कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि हम लोग अभी
एक्स का वैल्यू फाइंड किया है कि एक्स का वैल्यू आपका क्या निकला था, तो एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में बी और बाई में आपका क्या है, तो ए का डिटरमिनेंट। तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent, यानी कि अगर a का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, अगर मान लीजिए a का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब बाई में कोई नॉन जीरो नंबर है, तो यहां से कम एक एग्जैक्ट जो नंबर वैल्यू है वो एक आएगा, क्योंकि दो ये भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए भी तो एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है और बी भी एक मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो सिर्फ एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा और उसमें किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से भागा देंगे, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। तो हम आपको तो बता चुके हैं कि कंसिस्टेंट में दो तरह से सॉल्यूशन बनता है, या तो एक सॉल्यूशन बनेगा या तो एक से अधिक सॉल्यूशन बनेगा, जिसको हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट and has unique solution, और यहां पे उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। देन x इक्वल्स टू, और हमें जब x का वैल्यू चाहिए होगा तो हम लोग a इनवर्स इंटू b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसी में b केस है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, अब जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, तो यहां दो केस हो सकता है। क्या केस हो सकता है कि क्या एडजॉइंट ए और बी को गुना करने पे भी 0 है या ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग यहां एक और चीज लिखेंगे कि जब ए का डिटरमिनेंट 0 हो तो यहां पे हम लोग दो केस बना के चलेंगे कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये एक बार 0 के भी बराबर हो सकता है। और साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन भी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी लिखते हुए चलते हैं कि जब ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो और एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं हो, तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि अगर मान लीजिए ऊपर में भी 0 बाई में भी 0, यानी कि ये एक फॉर्म दे देगा 0/0। क्या फॉर्म दे देगा, 0/0। और अगर 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिमिट का यूज करके, इसका यूज करके, लिमिट का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक लिमिट नहीं पढ़े होंगे वो जब लिमिट पढ़ेंगे तो इस चीज को अच्छे से समझेंगे कि 0/0 क्या केस होता है। क्लियर? तो आप इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब कभी भी 0/0 के फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है तो वहां से सॉल्यूशन आएगा। क्या यूज करके, लिमिट यूज करके। इसका मतलब यहां सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन आएगा जैसे ही, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। और अगर मान लीजिए ये नॉट इक्वल टू 0, बट्टा में 0, तो किसी भी नंबर के बट्टा में 0 वैल्यू क्या, इंफिनिटी, यानी कि वहां पे आंसर आने वाला नहीं है। तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी बराबर 0, तो यहां लिखेंगे देन the system of equation is consistent and has infinite number of solutions. Infinite number of solution। और किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो x बराबर एडजॉइंट ऑफ a इनटू b बाय डिटरमिनेंट ऑफ a फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। और यहाँ जैसा कि तीसरा कांसेप्ट हम आपको पहले समझा चुके हैं, ऊपर में 0 ना हो, मान लो कोई भी अंक हो, कोई भी अंक यानी 2 हो, बट्टा में 0, तो 2/0 सब बच्चा जानता है ये क्या होगा, तो अनडिफाइंड होगा ना। और जैसे ही ये 2/0 आपका अनडिफाइंड होगा, इसका मतलब क्या हो गया आपको, देन द system of equation is inconsistent and has no solution। और यहां पे आपको एक भी सॉल्यूशन
नहीं होगा। अब इसी में हम लोग सेकेंड केस पे आते हैं। क्या सेकेंड केस? ये तो हम लोग नॉन होमोजेनियस के लिए कर रहे थे कि अगर यहाँ पे व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप लोग दे दीजिए हेडिंग, व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजेनियस, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो तो होमोजीनियस हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चे, आप इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। अब इसमें भी 3 पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट, जैसा कि हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस केस के लिए किया था उसी तरीके से अब हम लोग होमोजीनियस के लिए भी चलेंगे। पहला केस हम लोग लेके चलते हैं कि सर अगर इफ, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, तो जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन उससे पहले आप एक चीज और ध्यान दे दीजिए, होमोजीनियस के केस में बराबर के बाद टोटल नंबर 0 क्या है 0, तो बी तो यहाँ पे एक 0 मैट्रिक्स होगा। बी क्या होगा 0 मैट्रिक्स, तो 0 मैट्रिक्स किसी भी चीज के साथ गुना होगा तो 0 हो गया। और जैसे ये 0 हो गया तो 0 के बाद में कोई भी नॉन 0 रहे तो भी तो ओवरऑल क्या होगा तो 0, यानी कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। कौन सा? एक सॉल्यूशन है तो मतलब कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक और यूनिक चीज है क्या कि 0 सॉल्यूशन बोलते हैं या इसको ट्रायवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन द system of equation has only trivial solution। ट्राइवियल सॉल्यूशन को हम लोग 0 सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा x का। कौन सा वैल्यू आएगा तो 0, एंड it has one solution। और इसमें कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे 1 सॉल्यूशन। इसी में बी पॉइंट लिखते हैं कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। अब जैसा कि यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो 0/0 फिर से कौन सा केस तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला केस। तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 देन द सिस्टम हैज, then the system of equation has non-trivial solution and it has infinite number of solution। और सबसे लास्ट में यहां सी पॉइंट लिखिए, इफ नंबर ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन का नंबर क्या हो तो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन, यानी कि टोटल इक्वेशन जो है वो अननोन से कम है, यानी कि 3 इक्वेशन हो और अननोन कितना हो 2 ही हो। 3 इक्वेशन हो और अननोन कितना हो 2 ही हो, या 4 इक्वेशन हो और अननोन कितना हो तो 3 ही हो। तो उस केस में सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा देन इट हैज non-trivial solution। ट्राइवियल सॉल्यूशन को हम लोग 0 सॉल्यूशन बोलते हैं, उसी प्रकार नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे तो नॉन 0 सॉल्यूशन। तो ये आपका जो थ्योरी का लेक्चर है वो काफी ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से समझ के फिर नोट कीजिए। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे इस पे प्रॉब्लम को लेके, तो आप इसको पहले